अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का, बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और आज द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल को कवर करेंगे। आर्टिकल लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की एक और दादागिरी की घटना पे, जिसमें ये ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं डेनमार्क से। चलिए, क्लास में सब कुछ बेसिक से होगा। आप रीडिंग करेंगे मेरे साथ और रीडिंग करते करते ही ग्रामर को और वोकैब को अपने समझेंगे लॉजिक के साथ। बहुत यूनिक क्लास है यूट्यूब पे, भरपूर इसका बेनिफिट लिया करो। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना। चैनल पे अगर नए आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। शाम को इसी वक्त आपको ये क्लास मंडे टू फ्राइडे मिलती है। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, टाइटल है लीव इट अलोन। लीव का मतलब है जी छोड़ देना, अलोन का मतलब है अकेला, और इट का मतलब है जिसको छोड़ने की बात की जा रही है उसके लिए लगाया गया है। कह रहा है जी इट को यानी कि ग्रीनलैंड को अकेला छोड़ दो, जो इसे करना है अपने आप करने दो, इस पे कोई दादागिरी कोई रौब जमाने की जरूरत नहीं है। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखेंगे। कह रहा है एनी चेंज इन ग्रीनलैंड्स स्टेटस मस्ट कम फ्रॉम द चॉइसेस ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। कह रहा है कोई भी चेंज या बदलाव आए, चेंज यहां पे एक नाउन है, और कहां पे? ग्रीनलैंड के स्टेटस में। स्टेटस यानी दर्जा। आज ग्रीनलैंड आज़ाद है, कल अमेरिका का गुलाम हो जाए। कह रहे कोई भी अगर ग्रीनलैंड के स्टेटस में बदलाव लाना है ना, वो मस्ट कम होना चाहिए, वो आना चाहिए। और कहाँ से आना चाहिए? उन चॉइसेस से, उन विकल्पों से जो इनके रेसिडेंट्स के पास हैं, ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों के पास है। तो अगर ग्रीनलैंड को आपको डेनमार्क का पार्ट बनाना है, आज़ाद देश बनाना है, अमेरिका का पार्ट बनाना है, तो वहाँ के रेसिडेंट्स ये डिसाइड करेंगे, ना कि अमेरिका अपनी मनमानी से करेगा। समझ गए? चलिए, आज एक यूनिक चीज की है हमने। आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे ग्रीन कलर में और वर्ब्स मिलेंगी पिंक कलर में। उसमें भी जो सब्जेक्ट और जो वर्ब मेन क्लोज की होगी, सेंटेंस में कई सारे क्लोज होते हैं ना, तो जो मेन वाक्य या घटना को बताने वाला क्लोज होगा, उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर की शैडो मिलेगी। जैसे इस पे शैडो नहीं है तो ये मेन क्लोज वाली वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है, ये शैडो है तो मतलब ये मेन क्लोज है। तो यहाँ पे मेन क्लोज सब्जेक्ट का बनेगा, मेन क्लोज का चेंज, वर्ब बनेगी मस्ट कम, चेंज आना चाहिए फ्रॉम द चॉइसेस ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये भारी भरकम वर्ड्स मैं आपको शुरू में एक साथ दिखा देता हूं ताकि आप आर्टिकल को स्मूथली ले सकें। मेरी सभी क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही डाउनलोड करें वाईटी ऐप को, आपकी अपनी एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड आईओएस दोनों में अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप का काम है स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी गाइडेंस के अंदर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन। जैसे कि हमारा राइटिंग का कोर्स है, नाम भर के प्रीमियम कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल होते हैं। राइटिंग के इस कोर्स में लगभग 50-60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया गया है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी फॉर्मेट हो, यू कैन लर्न टू राइट इन इंग्लिश। राइटिंग कोर्स पे भी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी मिल रही है और प्राइस घट के हो जाता है 499। कोड को इस्तेमाल करें हैप्पी ईद को इस कोर्स को अवेल करने के लिए। इसी के साथ में आपको ऐप पे मिलेगा मिशन सिविल सर्विसेज का कोर्स, जो स्टेट पीएससी और यूपीएससी की आपको तैयारी कराता है। हर एस्पेक्ट इंग्लिश का इसमें कवर्ड है, चाहे आंसर राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, सीसेट। इस कोर्स का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं सेलिब्रेशन कूपन लगा करके। 1 साल की जगह 1.25 साल की वैलिडिटी के साथ में 1299 में कोर्स आपको मिल जाएगा। बैंकिंग एसएससी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ये प्रैक्टिस कॉम्बो हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाना सिखाया जाता है बैंकिंग एसएससी के लिए। कोई भी क्वेरी हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे पूछ सकते हैं। चलिए वोकैब शीट है अपनी। शुरू करता हूँ परस्यूट से। परस्यूट का मतलब होता है चेज, हंट या डिज़ायर, किसी चीज़ की ख्वाहिश। और ख्वाहिश ऐसी कि आप उसका पीछा करें, उसके पाने की कोशिश करें, उसके लिए मेहनत करें, ये होता है आपका परस्यूट। कह रहे द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड्स विद डेथ। जो खुशी की ख्वाहिश है, हैप्पीनेस का परस्यूट है, वो अंत होता है या एंड होता है डेथ के साथ। परस्यूट को क्वेस्ट या एस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। ये वर्ड बना है परस्यू नाम की वर्ब से। अगर आप जिंदगी में परस्यू कर रहे हैं वेल्थ को तो आप धन कमा रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं नॉलेज को तो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, है ना, कमा रहे हैं आप पैसे को, धन को, विद्या को। तो इस तरीके से परस्यू वर्ब का इस्तेमाल होता है। चलिए अगला वर्ड है अपने पास सबस्यूम।
ये वर्ड बना है सब प्लस में अज्यूम से। अज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले लेना। सब का मतलब होता है अपने नीचे। सब अज्यूम मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर ले लेना, अपने अंदर समा लेना, उसकी जिम्मेदारी को अपने साथ जोड़ लेना। चलिए मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और GST हैज़ सब्स्यूम्ड द वैल्यूड एडेड टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। जो GST नाम का टैक्स है इसने अपने अंदर ले लिया है या अज्यूम कर लिया है वैट और एक्साइज ड्यूटी को। मतलब एक्साइज ड्यूटी और वैट अब अलग से नहीं लगेगा, GST का पार्ट बन चुके हैं। समझ गए? तो ये सब्स्यूम वर्ड को इनकॉर्पोरेट करना भी बोलते हैं। ये इनकॉर्पोरेट वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। इसका एक और अच्छा सिनोनिम है कॉलिगेट। कॉलिगेट बहुत कम आता है, बहुत कम बार आपने देखा होगा। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है सब्ज्यूम और कॉलिगेट एक ही चीज़ है। चलिए अगला वर्ड अपने पास प्लेबिसाइट। बड़ा कॉमन सा वन वर्ड है, मेरे ख्याल सभी को पता होगा। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, या फिर आप इसको बोल देते हैं रेफरेंडम। जब कोई फैसला लेना हो तो उस एरिया के लोगों से वोट करवा लिया जाए, पॉपुलर वोट बोलते हैं इसको, है ना, रेफरेंडम या प्लेबिसाइट। द गवर्नमेंट शुड होल्ड अ प्लेबिसाइट फॉर अप्रूवल ऑन द फार्म बिल्स। सरकार को एक प्लेबिसाइट या रेफरेंडम करवा लेना चाहिए, आम आदमी का वोट ले लेना चाहिए। और किस चीज़ के लिए? फार्म बिल्स पे, कृषि कानूनों पे अप्रूवल के लिए। चलिए रेफरेंडम नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास बायगॉन। बाय मतलब जो आपके बाजू से निकला हो, बाईपास मतलब बाजू से निकलने वाला रास्ता, और गॉन का मतलब है चला गया। बायगॉन मतलब ऐसा वक्त, ऐसा आदमी, ऐसी चीज़, ऐसा पल जो जा चुका है, जो पास्ट का पार्ट है। समथिंग ऑफ द पास्ट इज बायगॉन। बायगॉन पे एक बहुत अच्छी इडियम बनती है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो हो गया उसे भूल जाओ। भाई जो बायगॉन है, जो पास्ट की बात है, उसको पास्ट में ही छोड़ दो, है ना। नहीं, आगे की ज़िंदगी को आगे अपने हिसाब से जीना शुरू करो। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। तो ये बायगॉन मतलब पास्ट। आप इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपने पास फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होता है बहुत कमज़ोर, बहुत पतला, बहुत महीन, वेरी थिन और वीक। देयर इज़ अ फ्रेजाइल डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट। एक बहुत महीन सा फासला होता है या फ़र्क होता है, कमज़ोर सा फ़र्क होता है एक फौजी और दहशतगर्द के बीच में। चलिए फ्रेजाइल को टेन्युअस, स्लिम, डेलिकेट, फ्लिम्जी भी बोलते हैं। आज आप फ्रेजाइल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए आर्टिकल पे आ जाओ। एक समरी आपको दूंगा और समरी देने के लिए आज अलग से मैं आपको मैप दिखाता हूँ। मैप पे लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगी आपको। देखिए ग्रीनलैंड का नाम हम सबने सुना है, आपने देखा होगा। मैप पे दिखा देता हूँ, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अमेरिका, कनाडा, इसके बिल्कुल बाजू में आपको मिलेगा। ये पूरा सफ़ेद है लेकिन है नहीं सफ़ेद, ये यहाँ पे आइस बहुत है लेकिन ये पूरा हरा भरा है। इसमें आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे, है ना, बहुत नेचुरल ब्यूटी है। ग्रीनलैंड जो है ना, ये एक्चुअल में एक स्वतंत्र देश हुआ करता था काफ़ी वक्त तक, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये पार्ट बन गया किसका? डेनमार्क का। आज की डेट में डेनमार्क का एक हिस्सा है ग्रीनलैंड। कुछ हद तक ये इंडिपेंडेंट भी है। इसकी फॉरेन पॉलिसी और इसकी फौजें जो है डेनमार्क देखता है। अब हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि ग्रीनलैंड हमें दे दो और हम खरीद लेते हैं आपसे। डेनमार्क को जो है डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑफर है। लेकिन ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क दोनों ही गुस्से में हैं और हमारा आर्टिकल कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दादागिरी कर रहे हैं ना, हमें दे दो नहीं तो हम यहाँ पे चढ़ाई कर देंगे, सोल्जर भेज देंगे। ये दादागिरी बहुत गलत है। ग्रीनलैंड के लोग ही जो हैं यहाँ पे 56,000 या 60,000 के करीब लोग हैं, यही डिसाइड करेंगे ग्रीनलैंड कहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे रेफरेंडम या प्लेबिसाइड करवाना चाहिए। तो इसी चीज़ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। थोड़ा स्केप्टिसिज्म दिखा रहा है ट्रंप के लिए कि आप ऐसे किसी देश के साथ में, कंट्री के साथ में दादागिरी नहीं कर सकते। साथ ही आपको इसमें ये रीज़न भी बताएगा कि ट्रंप ग्रीनलैंड को चाहते क्यों हैं। चाहते इसलिए हैं, ये जो ऊपर आप नॉर्थ सी का रीजन देख रहे हैं, यहाँ पे आइस रहती है सारा साल में 2 या 3 महीने यहाँ पे आइस पिघलती है और उस वक्त ये पूरा ट्रेड रूट बन जाता है, यहाँ से शिप गुजर सकते हैं। धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे अब 2 महीने की जगह 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी पानी जो है पिघला हुआ रहता है। तो आने वाले इस 50-100 सालों में जिसके पास ग्रीनलैंड होगा उसके पास ये पूरे ट्रेड रूट के अंदर डोमिनेंस होगी। अमेरिका आगे के 50 साल सोच करके ग्रीनलैंड को
खरीदना चाहता है। चलिए, थोड़ी मैंने विजुअल वे में आपको समरी दी है, होपफुली समझ में आई होगी। आर्टिकल को शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, आराम से इसकी रीडिंग ले और एक बार मीनिंग निकालो क्या कहना चाह रहा है। ऑलराइट, कह रहा है जी, यूनाइटेड स्टेट्स वाइस प्रेसिडेंट और वीपी जेडी वैंसेस recent visit to Greenland, where he reaffirmed US President Donald Trump's plan to assert control over the Arctic island, was a blunt demonstration of American power over a strategically vital territory inhabited by around 56,000 people. एक ही सेंटेंस है ये। कह रहा है जी, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है जेडी वैंस। कह रहा है इनकी जो रिसेंट विजिट थी, हाल में जो इनका फॉरेन टूर था, और कहाँ पे? ग्रीनलैंड में। क्या हुआ ग्रीनलैंड में? कह रहा है जी, जहाँ पे वेयर इन्होंने रीअफर्म कर दिया। अफर्म करना यानी किसी चीज़ को कह करके कन्फर्म करना, बार बार बोलना ये मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ। तो रीअफर्म करना वही होता है, बार बार किसी चीज़ को दोहरा करके अपना कन्फर्मेशन देना। जहाँ पे इन्होंने दोहरा करके अफर्म कर दिया या कंफर्म कर दिया अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को। और प्लान क्या है? इनका प्लान है कि ये असर्ट करेंगे या फिर मजबूती से रखेंगे अपने कंट्रोल को इस आर्कटिक आइलैंड पे जिसका नाम है ग्रीनलैंड। कह रहे ये जो विजिट है ना इनकी, ये वॉज एक डिमॉन्स्ट्रेशन था या प्रदर्शन था या झांकी थी। और डिमॉन्स्ट्रेशन था बिल्कुल ब्लंट का मतलब होता है डायरेक्ट और फोर्सफुल, एकदम सीधा और जोरों से। तो ये एक सीधी और जोरों की झांकी थी अमेरिका की ताकत की या पावर की। और किसके ऊपर? एक स्ट्रेटेजिकली या रणनीति के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल टेरिटरी के ऊपर या ज़मीन के टुकड़े के ऊपर जो इनहेबिटेड है, जो जिसमें रहते हैं या इनहेबिट करते हैं लगभग 56,000 लोग, यानी कि ग्रीनलैंड। सेंटेंस लंबा है, छोटे छोटे मैंने पीस कर दिए, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। तो ये जेडी वैंस रिसेंटली विजिट किया इन्होंने, और कहाँ पे किया? ग्रीनलैंड में। और वहाँ पे ये सारा काम, ये सारी कार्रवाई करके आए। यहाँ पे इन्होंने फिर से दोहरा दिया ट्रंप के प्लान को कि हम फिर से कब्जा जमाएंगे इस ग्रीनलैंड पे। कह रहे हैं इनकी जो विजिट है ना इस टाइप की, इस विजिट में आप देखेंगे कि ये थी एक साफ तौर पे जोरों का प्रदर्शन या झांकी अमेरिका की ताकत की। और वो ताकत अमेरिका दिखाना चाहता है इस स्ट्रेटेजिकली या रणनीतिक तौर पे इंपॉर्टेंट ज़मीन के टुकड़े पे, ग्रीनलैंड पे, जिसमें इनहेबिट करते हैं लगभग 56,000 लोग। चलिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? देख रहे हो ये ग्रीन कलर में शेडो पड़ी हुई है, बाद में आपको साइड में दिखेगी जो है वाइट में, ये है मेन सब्जेक्ट। और मेन सब्जेक्ट की वर्ब कौन है? पिंक कलर में इस तरीके से शेडो पड़ी हुई। द विजिट वॉज अ डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, ही आया जेडी वैंस के लिए, वर्ब है इसकी रीअफर्म्ड। ये मेन क्लोज नहीं है, डिपेंडेंट क्लोज है। ये वो विजिट है जहां पे उन्होंने रीअफर्म किया था। ठीक है, असर्ट करना यानी जोरों से अपनी बात को या किसी चीज़ को रखना, दावा ठोकना। ब्लंट मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट और फोर्सफुल। ब्लंट होता है लाठी के दम पे किया हुआ कोई काम। वाइटल यानी इंपॉर्टेंट। इनहेबिटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। ये वो टेरिटरी है, वो ज़मीन है जिस पे इनहेबिट करते हैं। इनहेबिट करना यानी किसी एरिया में रहना। तो ये वो ज़मीन है जहाँ पे रहा जाता है 56,000 लोगों के द्वारा। देखिए, इनहेबिट करना यानी कहीं पे रहना, और इसको लिव इन करना भी बोलते हैं। ये पूरा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट अभी अपने थोड़ी देर में देखते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आराम से इसको पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने मार्क्ड है। चलो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई देना। कह रहे द विजिट ड्रू शार्प डिसअप्रूवल फ्रॉम ग्रीनलैंड्स लोकल लीडर्स एंड द डैनिश गवर्नमेंट विच रिटेन्स सोवरेनिटी ओवर द आइलैंड। कह रहे जो ये विजिट थी, ये जो दौरा था जेडी वैंस का, इसने ड्रॉ किया। ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, अपनी तरफ खींचना, बाहर निकालना। तो इस दौरे ने निकाला या अपनी तरफ खींचा बहुत सारा शार्प डिसअप्रूवल या लोगों का गुस्सा। शार्प मतलब तीखा। और कहाँ से आया है गुस्सा? ग्रीनलैंड के लोकल लीडर से, वहाँ के नेता एमएलओ से, एमपीओ से, और डेनिश गवर्नमेंट से, डेनमार्क की सरकार से। और डेनमार्क की सरकार से क्यों आया भाई? ये वही सरकार है विच जो रिटेन करती है या बना के रखती है
अपनी सोवेनिटी को, कंट्रोल को इस आइलैंड के ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर। तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों को दोनों को गुस्सा आया कि जेडी वेंस यहाँ क्या करने आए थे। विजिट सब्जेक्ट है मेन क्लोज का, वर्ब है इसकी ड्रू, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है ड्रू। विच आया है डेनिश गवर्नमेंट के लिए, डिपेंडेंट क्लोज है, रिलेटिव क्लोज, सब्जेक्ट विच है, वर्ब है इसकी रिटेन्स। ये वो गवर्नमेंट है जो रिटेन करके बना के रखती है। सोवर्निटी, ऑटोनॉमी, किसी के ऊपर अपना ताकत, अपना प्रभुत्व जमाते हैं, वो आपकी सोवर्निटी होती है। कह रहा है जी इट मार्क्ड अ न्यू लॉ इन यूएस ग्रीनलैंड रिलेशंस विच हैव सॉर्ड इन रिसेंट वीक्स। कह रहा है इट ने, अब ये इट कौन है? जेडी वेंस नहीं है इट, जेडी वेंस तो ही होता है ना, तो ये गवर्नमेंट है डेनिश की। इट आया है इस विजिट के लिए, इस दौरे के लिए। कह रहे इस दौरे ने मार्क किया, यह एक निशान बना एक नए निचले लेवल का या लॉ का अमेरिका और ग्रीनलैंड के रिश्तों में। भाई लॉ मार रहे हैं अगर रिश्ते, तो मतलब रिश्ते बहुत गिरते जा रहे हैं। तो एक नया लॉ बनाया है इस विजिट के साथ ही अमेरिका और ग्रीनलैंड के रिलेशंस ने, और ये वही रिलेशंस हैं जो सॉर कर रहे हैं या खट्टे हो रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में, विच हैव सॉर्ड इन रिसेंट वीक्स। मेन क्लोज का सब्जेक्ट है इट, इट आया दौरे के लिए यानी विजिट के लिए, वर्ब है इसकी मार्क्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। नया लॉ यानी नया निचला लेवल, विच आया है इन रिश्तों के लिए, विच की वर्ब है हैव सॉर्ड। SOUR सॉर एक एडजेक्टिव भी है, इसका मतलब होता है खट्टा। वर्ब फॉर्म में सॉर का मतलब होता है किसी चीज़ में खटास लाना, खट्टा बना देना। कह रहे जी वाइल मिस्टर वेंस वॉज इंस्पेक्टिंग द पिटोफिक स्पेस बेस और फॉर्मली थूले एयरबेस, मिस्टर ट्रम्प डिक्लेयर्ड दैट द US वुड गो एज फार एज वी हैव टू। कह रहे जी जहां वाइल मिस्टर वेंस जो था यानी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, ये इंस्पेक्ट कर रहे थे, ये क्या बोले, इंस्पेक्शन करना, किसी चीज़ की निगरानी करना। तो ये इंस्पेक्शन कर रहे थे इस स्पेस बेस की, जिसका नाम था पहले थूले एयरबेस, अब इसका नाम है पिटोफिक स्पेस बेस। कह रहे जहाँ ये हो रहा था वहीं पे मिस्टर ट्रम्प ने डिक्लेयर ही कर दिया, पीछे पीछे घोषणा कर दी कि जो अमेरिका है वो जाएगा जितना हो सके आगे उतना, वुड गो एज फार एज वी हैव टू। तो जितना हमें ज़रूरी है उतना आगे तक हम जाएंगे, जिस हद तक ज़रूरी है हम जाएंगे। और क्यों? वो इसलिए जाएंगे टू टेक कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का कंट्रोल टेक करने के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा माहौल बनाया। एक आदमी स्पेस स्टेशन के बहाने आया, वाइस प्रेसिडेंट, और पीछे से ट्रंप ने बोल दिया हमारा प्रेसिडेंट तो वहाँ गया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट, हम भी बहुत जल्दी आ रहे हैं और जो करना होगा हम करेंगे, ग्रीनलैंड को तो समझ गए ना, दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। चलिए, मिस्टर वेंस की सब्जेक्ट है वॉज इंस्पेक्टिंग, ट्रंप की वर्ब है डिक्लेयर्ड, अमेरिका की वर्ब है वुड गो, वी की वर्ब है वी हैव टू, वी आया है फॉर अमेरिकन्स। हैज़ टू हैव टू बताते हैं आपकी मजबूरी को, वी हैव टू गो, हमें जाना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, पढ़ते जाओ, मीनिंग निकालो, जिसका मीनिंग ना निकले उसको मेरे वाले मीनिंग से मैच किया करो, देखा करो आपकी क्या गलती थी। चलिए, कह रहा है जी दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट एन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अटेम्प्टेड टू एक्वायर द आइलैंड। कह रहा है ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहली दफ़ा नहीं है। और किस चीज़ की? इस चीज़ की कि एक अमेरिका के प्रशासन ने या वहाँ की सरकार ने कोशिश की है, अटेम्प्ट किया है कि ये एक्वायर करें या कब्जे में ले लें इस आइलैंड को, ग्रीनलैंड को। तो पहले भी ये काम अमेरिका कर चुका है। पहले कब हुआ था? दिस की वर्ब है इज, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है हैज़ अटेम्प्टेड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो सारे ऑर्डिनल्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th, मिलियंथ, इन सब के आगे, ऑर्डिनल्स के आगे द का इस्तेमाल होता है। ठीक है। कह रहा है जी इन 1867 फॉलोइंग द परचेज ऑफ अलास्का फ्रॉम रशिया, द US हेल्ड अनसक्सेसफुल टॉक्स विद डेनमार्क टू बाय ग्रीनलैंड। कह रहा है आज से 150 साल पहले, पौने 200 साल पहले, 1867 में परचेज के बाद में अलास्का की रशिया से, भाई रशिया से इन्होंने अलास्का खरीद लिया था 1867 में, 150 साल पहले। कह रहा है उसके बिल्कुल बाद में अमेरिका ने ना होल्ड किया था या ऑर्गेनाइज किया था नाकामयाब टॉक्स को, बातचीत को डेनमार्क के साथ में बाय करने के लिए, खरीद लेने के लिए ग्रीनलैंड को। तो 150 साल पहले अमेरिका ने अलास्का भी खरीदा था रशिया से, और तब भी ये कोशिश कर रहे थे कि ग्रीनलैंड भी हाथों हाथ
है ना, पूरे पैकेज में आ जाए, डेनमार्क से ग्रीनलैंड को भी खरीद लें। लेकिन वो टॉक्स अनसक्सेसफुल रही, डेनमार्क ने मना कर दिया था। चलिए, द यूएस की वर्ब है हेल्ड। यूएस हेल्ड अनसक्सेसफुल टॉक्स। कह रहा है जी, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर नाजी जर्मनी ऑक्यूपाइड डेनमार्क, द यूएस एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री एंड रेडियो स्टेशंस ऑन द आइलैंड। फिर कह रहे हैं जी, दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान, इस घटना के लगभग 100 साल के बाद के दौरान, जब नाजी जर्मनी ने, हिटलर ने कब्जा लिया था डेनमार्क को, कह रहे फिर अमेरिका ने इस्टेब्लिश कर लिया या जमा लिया अपना मिलिट्री और रेडियो स्टेशन ग्रीनलैंड नाम के आइलैंड पे। तो इन्होंने मौका देखा और चौका मार दिया। डेनमार्क मान नहीं रहा था, लेकिन डेनमार्क को जब जर्मनी ने कब्जा लिया तो इन्होंने सोचा अब जो ग्रीनलैंड को हम कब्जा लेते हैं। चलिए, नाजी जर्मनी की वर्ब है ऑक्यूपाइड, ये डिपेंडेंट क्लोज है। मेन क्लोज है यूएस एस्टैब्लिश्ड। कह रहा जी, इन 1946 वॉशिंगटन ऑफर्ड डेनमार्क $100 million फॉर ग्रीनलैंड विच इट रिजेक्टेड। कह रहा है 46 में, यानी 1946 में वॉशिंगटन ने ऑफर किया, अमेरिका ने ऑफर दिया डेनमार्क को $100 मिलियन का, लगभग 800 करोड़ रुपयों का, उस वक्त के, आज से समझ गए ना, 80 साल पुराने रुपयों का। तो $100 मिलियन का ऑफर दिया ग्रीनलैंड के लिए, जिसको फिर से डेनमार्क ने रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि हमारा है ग्रीनलैंड, हम नहीं देंगे। चलिए, वॉशिंगटन की वर्ब है ऑफर्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म है इट की वर्ब है रिजेक्टेड, इट आया है डेनमार्क के लिए। अब इस कॉन्सेप्ट को देख लो, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है क्योंकि 46 में ये काम हो चुका है। यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है क्योंकि 67 में ये काम हो चुका है। तो पास्ट का जब भी टाइम मिले तो आपको पास्ट टेंस को ही, वर्ब को पास्ट टेंस में ही लिखना है, प्रेजेंट टेंस में कभी नहीं लिखना। अब इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। द हाउस हैज़ बीन सोल्ड, घर बेचा जा चुका है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, घर बिक गया है ना, द हाउस हैज़ बीन सोल्ड। अब देखो दूसरा सेंटेंस, द हाउस हैज़ बीन सोल्ड यस्टरडे, घर कल बेचा जा चुका है। हिंदी में आपको लगेगा ये दूसरा वाला सेंटेंस भी सही है हिंदी उर्दू के हिसाब से, लेकिन गलत है, क्योंकि ये जो काम है ना, इसका आपको टाइम पीरियड दे दिया गया है। ये काम पास्ट में यानी यस्टरडे में हो चुका है। जो काम यस्टरडे में हो चुका है, जिस काम का आज कोई मायना नहीं है, तो उस काम के लिए आपको प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो हैज़ बीन सोल्ड यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट लगाना पड़ेगा और आप पैसिव में लिखेंगे द हाउस वॉज सोल्ड यस्टरडे। तो सिर्फ एक पास्ट का टाइम ऐड कर देने से आप वर्ब को जो है प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, द पार्सल हैज़ रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लास्ट नाइट, पार्सल पहुंच चुका है अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल या मुकाम पे कल रात। लास्ट नाइट लग गया, हैज़ रीच्ड गलत है, V2 का इस्तेमाल करें, द पार्सल रीच्ड। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है और इसका लॉजिक भी समझाया हुआ आपको मैंने। अब यहाँ करूँगा तो लंबी हो जाएगी क्लास, चलो याद रहा तो यहाँ पे वीडियो का लिंक डाल दूंगा, 10 मिनट की वीडियो है, लॉजिक के साथ समझना ऐसा हुआ क्यों। पढ़े आगे, चलो आराम से पैराग्राफ को एक ट्राई दो, खुद से मीनिंग निकालो इसका। कह रहा जी, मोर रिसेंटली ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म मिस्टर ट्रंप मेड अ सिमिलर ऑफर। कह रहा है हाल ही में अपनी पहली टर्म के दौरान, यानी पहले कार्यकाल के दौरान, जब ये पहली बार प्रेसिडेंट बने थे 2016 से 20 के बीच, कह रहे ट्रंप ने फिर भी मेड किया था या बनाया था इसी प्रकार का एक ऑफर, विच वॉज अगेन डिक्लाइंड, जिसको फिर से डिक्लाइन या मना कर दिया गया बाय डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड दोनों के द्वारा। चलिए, मिस्टर ट्रंप सब्जेक्ट है, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेड एन ऑफर इनकी वर्ब है, विच आया है ऑफर के लिए, डिपेंडेंट क्लोज है, विच की वर्ब है वॉज डिक्लाइंड। डिक्लाइन करना, रिफ्यूज़ करना, मना कर देना। कह रहे नाउ इन हिज सेकेंड टर्म ही इज़ एग्रेसिवली परस्यूइंग द आइडिया। कह रहे लेकिन अपनी सेकेंड टर्म में ना, ये एग्रेसिव मैनर में या बहुत आक्रामक रवैये से अपना परस्यू कर रहे हैं आइडिया या इस ख्याल को, इस मतलब विचार को, इसका पीछा कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? अनडिटर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक। कह रहे बिना डिटर हुए, डिटर का मतलब होता है रुक जाना, थम जाना। अनडिटर्ड है यानी आप रुकने या थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कोई चीज़ आपको रोक ही नहीं पा रही है। कह रहे ये बिना रुके एक बुलडोजर की तरह कर रहे हैं इस काम को, अनडिटर्ड होकर के, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन से भी, जो दोनों ही साइड से आ रही है अटलांटिक ओशियन के।
अमेरिका से भी लोग अपोजिशन कर रहे होंगे, कनाडा से, अटलांटिक ओशन के इस पार अमेरिका कनाडा, उस पार जो है यूरोप। तो चाहे अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो चाहे यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो, हर तरफ से अपोजिशन आ रही है, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं है। चलिए, ही आया ट्रम्प के लिए, इज़ परस्यूइंग, परस्यू कर रहे हैं। ये अनडिटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ट्रम्प के लिए लगाई गई है। ये वो ट्रम्प है जो रुकने को तैयार नहीं है। कह रहा है जी, बट द ग्रीनलैंड ऑफ टुडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीनलैंड ऑफ द 19th और इवन द मिड 20th सेंचुरी। कह रहे जो ग्रीनलैंड है ना, लेकिन आज का, ऑफ टुडे का, वो डिफरेंट है, वो अलग है उस ग्रीनलैंड से जो है 19वीं सदी का, और या फिर यूं कह दें 20वीं सदी के मध्य का। आज का ग्रीनलैंड बहुत डिफरेंट है। आगे कह रहा है जी, वंस अ डैनिश कॉलोनी, इट वॉज फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड इनटू किंगडम ऑफ डेनमार्क इन 1953। कह रहे एक वक्त पे जो एक डेनमार्क की कॉलोनी हुआ करता था, यही ग्रीनलैंड औपचारिक तौर पे फॉर्मली इनकॉर्पोरेट किया गया या अंदर ले लिया गया किंगडम ऑफ डेनमार्क के या डेनमार्क के राज्य के 1953 में। तो आज की डेट में यानी पिछले 50-100 सालों से तो ग्रीनलैंड जो है ऑफिशियली डेनमार्क का एक हिस्सा है। तो अब ये बहुत डिफरेंट है। चलिए, इट आया डेनमार्क के लिए, ग्रीनलैंड के लिए। वर्ब है इसकी वॉज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट करना, किसी को अपने अंदर लेना, सब्ज्यूम करना, कोलिगेट करना, याद है ना सारे वर्ड्स। चलिए, ये द इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये ग्रीनलैंड फिर ऑफ फिर एक दूसरा नाउन आपको मिल रहा है। अंग्रेजी में चाहे दो नाउन्स, चाहे पहला वाला नाउन प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, दो नाउन्स जब ऑफ से मिल जाते हैं तो उस केस में पहले वाले नाउन के आगे आप द का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर नाउन्स जो लोगों के नाम है, लोकेशंस के नाम है, उनके आगे द नहीं लगता। लेकिन अगर किसी प्रॉपर नाउन के आगे भी ऑफ लग जाए और फिर दूसरा नाउन आ जाए तो उस प्रॉपर नाउन को भी हम द लगा के बताते हैं, क्योंकि फिर ये खास हो जाता है। ये ग्रीनलैंड की बात नहीं कर रहा है, ये आज के ग्रीनलैंड की बात कर रहा है और उसको कंपेयर कर रहा है आज से 100 साल 150 साल पुराने ग्रीनलैंड से। समझ पा रहे हो? ग्रीनलैंड के दो अलग अलग वर्जन्स हैं। द इंडिया ऑफ टुडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया ऑफ 2010। आज का भारत बहुत अलग है 2010 के भारत से। तो आज के खास वर्जन की बात हो रही है भारत की, तो द इंडिया ऑफ टुडे, द ग्रीनलैंड ऑफ टुडे। तो नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन, पहला वाला नाउन चाहे प्रॉपर नाउन ही हो उसके आगे द लगा देंगे। एक और एक्सेप्शन है कब प्रॉपर नाउन के आगे द लगेगा, यानी किसी आदमी या किसी लोकेशन के नाम के आगे द लगेगा। वो एक्सेप्शन ये है जब किसी प्रॉपर नाउन के आगे एडजेक्टिव लग जाए। जैसे ब्रूस ली वॉज अ टैलेंटेड एक्टर। ब्रूस ली एक बहुत ही टैलेंट वाला एक्टर था। सेंटेंस बिल्कुल सही है, ब्रूस ली के आगे आपको द नहीं लगाना। आदमियों के नाम के आगे द नहीं लगता, पता है ना हमें। लेकिन लेजेंडरी ब्रूस ली अगर आपने लिख दिया, अगर लेजेंडरी ब्रूस ली लिख दिया, लेजेंडरी यानी महान ब्रूस ली, तो ये महान एडजेक्टिव लगने की वजह से अब ब्रूस ली भी अपने आगे द ले लेगा। तो द लेजेंडरी ब्रूस ली वॉज अ टैलेंटेड एक्टर। द डिफीटेड नेपोलियन, द लेजेंडरी ब्रूस ली, द ग्रेट अलेक्जेंडर, जो भी लिखना चाहे। द लेट महात्मा गांधी, लेट का मतलब होता है स्वर्गवासी, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे अगर आपको एक एडजेक्टिव मिल जाए तो फिर द का इस्तेमाल वहाँ पे बनता है। तो ये है एक्सेप्शन नंबर 2। गांधी ऑफ 42 वॉज वाइजर एंड मोर एग्रेसिव। 1942 के गांधी ज़्यादा समझदार और एग्रेसिव थे, तो द गांधी ऑफ 1942। चलिए, कॉन्सेप्ट प्यारा है, मेरे ख्याल से सीख लिया होगा आपने। आ जाओ, एक छोटे छोटे 2 पैराग्राफ्स रह गए हैं। चलिए, कह रहा जी, आफ्टर अ 1979 रेफरेंडम इट गेंड ऑटोनॉमी विद फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस अंडर डैनिश कंट्रोल। कह रहे फिर 1979 में रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, प्लेबिसाइट हुआ, देखा था ना ये वर्ड। कह रहा उसके बाद में ग्रीनलैंड ने पा लिया आज़ादी को, ऑटोनॉमी को, और ये काम हुआ फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के डेनिश कंट्रोल में होने के साथ ही। तो आज की डेट में सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स डेनमार्क देखता है, बाकी ग्रीनलैंड एक आज़ाद देश है 56,000 रेसिडेंट्स का। कह रहे सिंस देन nationalist sentiment has grown with polls indicating over 80% of Greenlanders in support of full independence। कह रहे तब से अगर देखा जाए 89 से 79 से, तो वहाँ पे राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं वो बढ़ती गई हैं, और ये सारा काम हुआ है कई सारे पोल्स या फिर चुनावों के इंडिकेट करने के साथ ही, इशारा करने के साथ ही कि 80% से ज़्यादा
जो ग्रीनलैंडर्स हैं, ग्रीनलैंड के लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है ग्रीनलैंड का, वो सपोर्ट में हैं, हक में हैं पूरी आज़ादी के डेनमार्क से। चलिए, नेशनल सेंटिमेंट यानी राष्ट्रवादी ख्याल, इसकी वर्ब है हैज़ ग्रोन। कह रहे इन अदर सर्वे 85% ऑफ द पॉपुलेशन अपोज्ड बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द यूएस। एक और सर्वे, एक और पोल हुआ ग्रीनलैंड में, तो 85% आबादी ने अपोज कर दिया या विरोध कर दिया, खिलाफ हो गई वो अमेरिका का पार्ट बनने के, हिस्सा बनने के। 85% पॉपुलेशन की वर्ब है अपोज्ड। कह रहा है द अमेरिकन पुश फॉर ग्रीनलैंड इज रूटेड इन जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस। अमेरिका का जो पुश या दबाव है ग्रीनलैंड के लिए, अमेरिका जो चाहता है हमें मिल जाए, इस दबाव की जड़ें बसी हैं, ये रूटेड है जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस में, ऐसी कैलकुलेशंस में, गिनती में जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शामिल है ना। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देख करके अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड हमें मिल जाए। चलिए, अमेरिकन पुश सब्जेक्ट है, इज रूटेड इसकी वर्ब है। रूटेड होना, किसी चीज़ में आपकी जड़ बसी हो, किसी चीज़ पे आप आधारित हो, बेस्ड हो। और ये क्या कैलकुलेशन है? कह रहे एज क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट्स आर्कटिक आइस मेल्ट द रीजन इज बिकमिंग मोर एक्सेसिबल फॉर नेविगेशन एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। कह रहे जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट करता है या गति को, रफ्तार को बढ़ा देता है, एक्सेलरेट करना, चीज़ों की रफ्तार बढ़ाना। कह रहे जैसे जैसे बदलता मौसम रफ्तार बढ़ा देगा आर्कटिक रीजन में आइस के मेल्ट को या बर्फ़ के पिघलने की, तो ये पूरा रीजन जो है ये बन रहा है और ज़्यादा एक्सेसिबल या पहुंच के अंदर, एक तो नेविगेशन के लिए, आने जाने के लिए जहाज़ों के, और दूसरा रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन के लिए। रिसोर्स का मतलब बेसिकली होता है कच्चा तेल और मेटल्स। तो इस एरिया में बर्फ़ पिघलेगी तो नीचे ज़मीन में जाके खुदाई होगी, माइनिंग होगी, तेल वेल निकलेगा, गैस निकलेगी, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा और एक दूसरा जहाज़ों के जाने का रास्ता बनेगा। बस यही है, अमेरिका को चाहिए कि हमारे जहाज़ यहाँ से निकलें आराम से और हम यहाँ से तेल निकाल सकें। क्लाइमेट चेंज की वर्ब है एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करना, चीज़ों की रफ्तार को बढ़ाना। रीजन की वर्ब है इज़ बिकमिंग, रीजन आया है ग्रीनलैंड के लिए। नेविगेशन का मतलब होता है आना जाना। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट को देख लो। ये जो आपको पहले ही मैंने बताया था, इनहैबिट के बाद में इन नहीं आता और लिव के बाद में इन आता है, दोनों का मीनिंग सेम है, कहीं पे रहना। ऐसे ही अपने पास 10 वर्ब्स हैं। लेफ्ट वाली वर्ब जो है राइट वाली के बिल्कुल बराबर है, बस लेफ्ट वाली के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं है, राइट के बाद में है। अवेट, इंतज़ार करना, वेट फॉर, इंतज़ार करना। वैसे ही अपोज, किसी के खिलाफ होना, ऑब्जेक्ट टू, किसी के खिलाफ खड़े होना। समझ गए ना? अपोज के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद में टू आएगा। यही काम यहाँ पे हुआ था जब आपने देखा 85% ऑफ पॉपुलेशन अपोज्ड टू बिकमिंग नहीं लिखा, पॉपुलेशन अपोज्ड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द यूएस। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टेड लिखा होता तो ऑब्जेक्टेड टू बिकमिंग आपको लिखना पड़ता। फटाफट से रीडिंग दो इसको एक। कह रहा है ओनली 5 कंट्रीज हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द आर्कटिक सी बेड। सिर्फ 5 देशों के पास सीधा सीधा एक्सेस है ग्रीनलैंड का या आर्कटिक एरिया के पूरे सी बेड का। सी बेड यानी समंदर के नीचे का बेड, यानी इस एरिया के अंदर कौन से कंट्रीज़ के शिप घूम सकते हैं? कनाडा, रशिया, नॉर्वे, डेनमार्क वाया ग्रीनलैंड एंड द यूएस वाया अलास्का। तो ये 5 कंट्रीज़ के नाम आपको बताए हुए हैं। 5 कंट्रीज़ की वर्ब है। कह रहे रशिया ऑलरेडी मेंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन। रशिया पहले से ही मेंटेन करता है, बना के रखता है एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की प्रेजेंस को इस पूरे रीजन में। वॉशिंगटन सीज कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड एज अ वे टू एक्सपैंड इट्स आर्कटिक क्लेम्स एंड एक्सेस टू अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और कह रहा अगर अमेरिका की बात करें तो वो देखता है कंट्रोल को या कब्जे को ग्रीनलैंड के ऊपर एक वे के तौर पे या जरिए के तौर पे बढ़ाने का। किस चीज़ को बढ़ाने का? 2 चीज़ों को। एक तो इस आर्कटिक रीजन में अपने दावे को बढ़ाने का कि ये रीजन हमारा है, और दूसरा अपने एक्सेस या पहुंच को बढ़ाने का ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज तक जो अनटैप्ड हैं, जिनको टैप नहीं किया गया है या जिनका इस्तेमाल होना अभी जारी नहीं हुआ है। नेचुरल गैस, ऑयल जो ग्रीनलैंड के आसपास आपको मिलेगा। वॉशिंगटन की वर्ब है सीज, रशिया की वर्ब है मेंटेन्स। कह रहा है बट
अटेम्प्टिंग टू सीज टेरिटरी फॉर स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेन echoes द बिहेवियर ऑफ बायगोन एम्पायर्स। कह रहे लेकिन अटेम्प्ट करना, इस चीज़ की कोशिश करना, और अटेम्प्ट क्या है, कब्जे में लेने की या सीज करने की ज़मीन के हिस्से को या टेरिटरी को, और क्यों, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेन के लिए, आर्थिक और रणनीतिक लाभों के लिए, है ना, मुनाफों के लिए। ये एको करता है, ये गूंज देता है ऐसे एक बिहेवियर की जो उन एम्पायर्स का है जो बायगोन हो चुकी हैं, जो आज की डेट में ख़त्म हो चुकी हैं, पास्ट के एम्पायर्स हैं। जैसे ऑटोमन एम्पायर, उस्मानिया बोलते हैं, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब यही तो करते थे। कहीं पे इकोनॉमिक गेन हो जाए, कहीं से कुछ निकाल लें सोना, कहीं पे अपनी कॉलोनी बना लें। तो ये काम अगर अमेरिका आज की डेट में करता है ना, तो ये उन्हीं बायगोन या पास्ट के ख़त्म हो गए एम्पायर्स वाले काम करने की कोशिश कर रहा है। अटेम्प्टिंग की वो है एकोस, एको करना यानी किसी चीज़ की गूंज देना। बायगोन आप देख चुके हैं, समथिंग ऑफ द पास्ट। चलिए, इजी है तो फटाफट पढ़ रहा हूं मैं, लास्ट पैराग्राफ है, इसको भी देख लो। Karachi Trump's expansionist ambitions risk further undermining the fragile post-war international border। कह रहे ट्रंप के जो ये एम्बिशंस हैं, ये जो ख्वाहिशें हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, जो एक्सपेंशनिस्ट हैं, जो विस्तारवादी हैं, जो एक्सपेंशन करने पे उतारू हैं कि अमेरिका को बढ़ा दें, कह रहा है ये रिस्क करती हैं या इस जोखिम को पैदा करती हैं। और रिस्क कौन सा करती हैं, और आगे अंडरमाइन करने का या कमज़ोर बनाने का, इस पहले से ही कमज़ोर सी, फ्रेजाइल सी, महीन सी वॉर के बाद के इंटरनेशनल बॉर्डर को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जो है सिस्टम को, इंटरनेशनल ऑर्डर आप समझते हैं ना। कह रहे जी विच इज़ ग्राउंडेड इन प्रिंसिपल्स ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल सोवरेनिटी। ये जो आज इंटरनेशनल ऑर्डर आप देख रहे हैं, सिस्टम देख रहे हैं, जो बहुत कमज़ोर है, ये ग्राउंडेड है, बेस्ड है, रूटेड है इन सभी प्रिंसिपल्स में या सिद्धांतों में, जो है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का और नेशनल सोवरेनिटी का। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब हमारी टेरिटरी की इंटेग्रिटी आप नहीं तोड़ेंगे, हमारे देश का कोई हिस्सा कोई भी दूसरा देश नहीं कब्जाएगा, और हमारी नेशनल सोवरेनिटी बनी रहेगी। हमारे मुल्क के अंदर, हमारे देश में सिर्फ हमारा ही राज होगा, कोई बाहर का मुल्क आकर के अपना राज नहीं चलाएगा। तो यही इंटरनेशनल ऑर्डर का बेसिक प्रिंसिपल है आज की डेट में। कह रहा अगर ट्रंप ये सब उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं ना, तो ये इंटरनेशनल ऑर्डर ख़राब होने लगेगा। चलिए, एम्बिशन सब्जेक्ट है, वो अब है इसकी रिस्क, फ्रेजाइल यानी कमज़ोर, एक्सपांशनिस्ट यानी विस्तारवादी, विच की वो है इज ग्राउंडेड, विच आया है इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के लिए। कह रहे द यूएस शुड रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। अमेरिका को रिस्पेक्ट करना होगा या फिर इज्जत देनी होगी विल को या रजामंदी को, इच्छा को ग्रीनलैंड के लोगों की, पीपल ऑफ द ग्रीनलैंड की। एनी चेंज इन द आइलैंड्स स्टेटस मस्ट कम थ्रू द डेमोक्रेटिक चॉइसेस ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। कोई भी चेंज अगर लाना है इस आइलैंड के स्टेटस में, ग्रीनलैंड के, वो आना चाहिए डेमोक्रेटिक चॉइसेस से या लोकतांत्रिक चुनावों से, यहाँ के रेसिडेंट्स की, यहाँ के रहने वाले लोगों की। और कहाँ से नहीं आना चाहिए, एंड नॉट थ्रू एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ जियोपॉलिटिकल गेम्समैनशिप। नहीं आना चाहिए किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, बाहरी दबाव की वजह से, या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम्समैनशिप की वजह से। गेम्समैनशिप का मतलब होता है आपकी वो प्रैक्टिस जिसमें आप गेम जीतने के लिए कुछ भी करते हैं, है ना, कितनी भी ठगी मारते हैं, बस गेम जीतना है, मुझे विनर बनना है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड होता है गेम्समैनशिप। तो ग्रीनलैंड का स्टेटस जो है अमेरिका की गुंडागर्दी या गेम्समैनशिप के आधार पे चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो तो ग्रीनलैंड के लोग जो हैं वो खुद चेंज करें। चेंज की वर्ब है मस्ट कम। गेम्समैनशिप आपने देख लिया। ये जो शिप से बनने वाले या मैनशिप से बनने वाले कुछ 7-8 वन वर्ड्स हैं, इनको मैं आपको दिखा देता हूँ, सभी बहुत आसान है। देखिए, मैनशिप का मतलब होता है किसी आदमी की आर्ट या प्रैक्टिस, आपकी कोई कला या कोई प्रथा, ठीक है, दोनों को याद रखना, आर्ट और प्रैक्टिस से वर्ड बना है। गेम्समैनशिप हो गई आपकी वो प्रथा या वो आर्ट जिससे आप हर गेम को जीतने की कोशिश करते हो। गेम्समैनशिप का मतलब होता है अनफेयरनेस, बस जीतना है मुझे बाय हुक या बाय क्रूक। स्पोर्ट्समैनशिप यानी आपकी स्पोर्ट्स खेलने की प्रैक्टिस। स्पोर्ट्समैनशिप गेम्समैनशिप का बिल्कुल उल्टा है। स्पोर्ट्समैनशिप में आप जो है एक खिलाड़ी वाली अपने अंदर की आग को दिखाते हैं। हॉर्समैनशिप यानी आप घुड़सवार हैं, बहुत अच्छे घुड़सवारी जानते हैं।
स्वॉर्ड्समैनशिप यानी आप तलवारबाजी जानते हैं। पेनमैनशिप यानी आप पेन पकड़ के बहुत अच्छे से कार्रवाई करते हैं, यानी आपकी राइटिंग या आपकी लिखावट बहुत अच्छी है। पेनमैनशिप को कैलीग्राफी भी बोलते हैं, पता होगा ना ये वर्ड आपको। कैली मतलब सुंदर, ग्राफी मतलब लिखावट, पेनमैनशिप। शोमैनशिप यानी आपका शो करने का बहुत अच्छा आपका जो ढंग है, शो करना यानी कोई परफॉर्म करना, आप कोई अच्छे गायक हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, आपकी शोमैनशिप बहुत अच्छी है, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छी है। शोमैनशिप को स्टेज प्रेजेंस या पनाश भी बोलते हैं। अच्छे वर्ड्स करवा रहा हूँ, याद रख सको तो अच्छा है, पनाश, ठीक है। शोमैनशिप। ब्रिंक्समैनशिप मतलब आप इस तरह के आदमी हैं जो ब्रिंक पे या किनारे पे चीज़ों को ले जाते हैं। आप सामने वाले को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो आपसे झगड़ा करे, आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रिंक्समैनशिप। इसमें एस जो है ये ऑप्शनल होता है, अमेरिका में लगाया जाता है। ब्रिटेन की स्पेलिंग में ब्रिंक्समैनशिप में एस नहीं आता, वर्ड्स दोनों सेम है। लास्ट है स्टेट्समैनशिप। स्टेट्स का मतलब होता है राज्य, स्टेट्समैनशिप का मतलब होता है राज्य चलाने की कला, अच्छी डिप्लोमेसी या अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। आज अच्छी खासी वोकैब हो गई है, फटाफट आपको एक रिवीजन दे दें। इनहैबिट करना, किसी एरिया में रहना। अनटैप्ड यानी जिसको टैप करना, यूटिलाइज करना बाकी हो। गेम्समैनशिप यानी गेम को कैसे भी जीतने की आपकी कोशिश, मंशा। एक्सपांशनिस्ट यानी जो एक्सपांशन को फेवर करे, विस्तारवादी हो। रूटेड यानी जिसकी जड़ें बसी हों, बेस्ड हों, आधारित हों। ब्लंट यानी डायरेक्ट और फोर्सफुल हो, लाठी के जैसा। सोवेनिटी होती है ऑटोनमी, किसी चीज़ के ऊपर आपका पूरा अधिकार, हक। अनडिटर्ड होता है जो डिटर होने को तैयारी ना हो, जो रुकने का थमने का नाम ना ले। एक्सेलरेट करना, चीज़ों को फास्ट करना, तेज करना। बायगॉन यानी जो बीत गया, जो पास्ट का पार्ट है। चलिए अब यहाँ पे आप छोटा सा ब्रेक लें, फिर से वापस लौटें और इस क्विज को सॉल्व करना है। जो आपने सीखा आप देखो आपको कितना याद है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस आर्टिकल की सेंट्रल थीम क्या है। एक सेंटेंस में ये आर्टिकल समझाना हो तो वो सेंटेंस कौन सा होगा। चलिए खुद से पढ़ना। देखिए ये आर्टिकल ग्रीनलैंड की हिस्ट्री को और अमेरिका के अटेम्प्ट को लेकर नहीं लिखा हुआ। ये आर्टिकल क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बारे में भी नहीं लिखा हुआ। ये आर्टिकल जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी नहीं लिखा हुआ ग्रीनलैंड की, कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि ग्रीनलैंड की खुद का फैसला लेने की जो आज़ादी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इस नेसेसिटी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है कि ग्रीनलैंड पे किसी की दादागिरी ना चले। बाकी सब बातें हैं लेकिन मेन बात है सी। चलिए इन अगर पैसेज को देखें तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट से ऑथर बहुत अच्छे से अग्री करेगा। आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सी बात में ऑथर का पूरा यकीन है। ऑथर का एक ही बात पे यकीन है, अगर ग्रीनलैंड को किसी की तरफ जाना है तो वहाँ के लोग खुद डिटर्मिन करें वोट दे करके, अमेरिका या डेनमार्क। अगर ग्रीनलैंड को आप अक्वायर करते हैं, कब्जा करते हैं कोवर्जन के जरिए या फिर दबाव के जरिए, तो ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ देगा। बस इसी बात से ऑथर जो है ना अग्री करता है, बाकी सब बातें गलत हैं, देख लो बाकी की। चलो ब्रिंक्समैनशिप का मीनिंग पूछा है, पेनमैनशिप का मीनिंग आपको निकालना है, पनाश, स्टेट्समैनशिप या कैलीग्राफी। प्लेबिसाइट क्या होता है, सब्ज्यूम कर लेना, अपने अंदर अज्यूम कर लेना, इसको कॉलिगेट, फ्रेजाइल, परस्यूट या टेन्यूअस, इन चारों में से कौन से वर्ड से बताएंगे। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं वोकैब के, ऑफ कोर्स आपको करवाए हुए हैं। लास्ट में आपको 4 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी 30% की वजह से, दूसरी मिलेगी ग्रीस की वजह से, तीसरी मिल सकती है आपको इस वर्ड के आसपास, और चौथी मिलेगी इस वर्ड की वजह से। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, 3 से लेकर 10 तक। चेक कर लेना और बताना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। ये क्विज आपके काम आता है, अपने मार्क्स ज़रूर से डाला करो। आपके मार्क्स देख करके मुझे मज़ा आता है क्विज बनाने का, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लाने का, ठीक है। तो ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। क्लास अच्छी लगी हो तो भी बताया करो, कुछ सजेशन हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कल आपसे लेंगे मुलाकात, अंटिल देन। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।